हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेड बैरियर्स के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है इशिता प्रकाश ऑफिशियल। हमारे वीडियो के पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹365 पर ईयर का। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ईयर 1991 में, जिसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये पॉलिसीज आई। इसके पहले इंटरनेशनल ट्रेड पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कंट्रीज लगाकर रखती थी, बट एलपीजी पॉलिसी आने के बाद जो ग्लोबल मार्केट है उसको एक बूस्टअप मिला। ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप किया। जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी इंक्रीज़ की, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको काफ़ी घटा करके ग्लोबल मार्केट आपको देखने को मिला। तो क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से फॉरेन ट्रेड बेनिफिशियल है? देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर लैंड पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, किसी के यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो किसी गुड के प्रोडक्शन में जो नेचुरल रिसोर्सेज लग रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंट्री के पास हो। अगर फॉरेन ट्रेड किया जा रहा है तो ऐसे गुड्स जो आप अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो आप कहीं से इंपोर्ट करा लीजिए, और आपके यहाँ जो अच्छा प्रोडक्शन है वो आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजीज़ बहुत अलग अलग होती हैं। कुछ कंट्रीज़ के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा उसका भी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनकी प्रोडक्शन में एक कंट्री को फ़ायदा ना हो रहा हो कंपैरिजन टू किसी और प्रोडक्ट में जिसमें उसे फ़ायदा हो रहा हो। तो जिस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में फ़ायदा हो रहा है उसे अपने यहाँ प्रोड्यूस करें, और जिसमें फ़ायदा नहीं है उसको कहीं और से इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड ज़रूरी होता है। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जाए, फॉरेन ट्रेड किया जाए। अब फॉरेन ट्रेड की दो तरीके की पॉलिसीज़ हैं। एक है आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज़, दूसरी है इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज़। जो आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं ये सपोर्ट करती हैं फ्री ट्रेड को। फ्री ट्रेड का मतलब है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या तो ना के बराबर हो या तो बहुत कम हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिसीजंस के लिए। अब जो लोग ये आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं उसके कुछ रीजंस हैं कि क्यों वो फ्री ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला है, फ्री ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करता है। पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, वर्ल्ड में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए फ्री ट्रेड की आवश्यकता है कि जो ट्रेडिंग है इसको रेस्ट्रिक्ट न किया जाए। दूसरा है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अगर दो कंट्रीज के बीच में है तो वहाँ लेस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, कंट्री ए है, कंट्री बी है, ये अगर इकोनॉमिकली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे। तीसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली अगर होगा तो लोगों को बेनिफिट ज़्यादा होगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्रेड एनकरेजेस एफिशिएंट यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज। ग्लोबली बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अगर वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो इसके लिए वो रिसोर्सेज को और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल कंपटीशन फोर्सेज कंपनीज टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड इनोवेटिव। कंपनीज को और इनोवेटिव और एफिशिएंट बनाने के लिए ग्लोबल कंपटीशन काफ़ी मदद करता है। तो ये कुछ रीजंस हैं फ्री ट्रेड को सपोर्ट करने के। दूसरा है इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी। ये सपोर्ट करता है फेयर ट्रेड को। फेयर ट्रेड का मतलब है कि गवर्नमेंट को एक्टिवली इंटरवेन करना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड डिसीजंस में। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको फेयर शेयर मिले ग्लोबल मार्केट में, और जो इंपोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखा जा सके। जो लोग फेयर ट्रेड को सपोर्ट करते हैं ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। अब प्रोटेक्शनिज्म क्या है? तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनको सपोर्ट किया जा सके। अब किसी भी गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसी होगा वो उस कंट्री की कंपनीज की परफॉर्मेंस और कंपटीशन एबिलिटी पे काफ़ी इफेक्ट डालता है।
मान लीजिए अगर किसी गुड का प्रोडक्शन करना है, उसमें जो रिसोर्सेज लगेंगे उनके इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। अब अगर आपकी गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे तो उन गुड्स को आप ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस होगी, वो इफेक्ट होती है। तो प्रोटेक्शनिज्म एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें वो इंटरनेशनल ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, अपने यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शनिज्म दो तरीके से किया जा सकता है, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है टैक्स को इम्पोज करना गुड्स पर। इंटरनेशनल ट्रेड में जो गुड्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है जिन गुड्स का, उन पर टैक्सेस इम्पोज करना, इसे हम कहते हैं टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं गुड्स की प्राइस को। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख के फोन्स को इंपोर्ट कराया। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इस पे 30,000 का टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ अब आपको इसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, 1,30,000 रुपये। तो यहाँ क्या है, डायरेक्टली प्राइस इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा प्राइस का आपको टैक्स की वजह से पेमेंट करना होगा। टैक्स दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक है स्पेसिफिक टैक्स, दूसरा होता है एड वैलोरम टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स कर दिया गया कि इतना तो टैक्स लगेगा ही, इसे हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। एड वैलोरम का मतलब है कि जो वैल्यू है गुड की, उस पर किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से टैक्स लगाना। मान लीजिए 3 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीदा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि इस पर हम 15% से टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, उस पर किसी परसेंटेज से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। टैरिफ आपका 3 तरीके का होता है, इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ और ट्रांजिट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ का मतलब है अगर किसी गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है तो वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना होता है, इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाता है। एक्सपोर्ट टैरिफ का मतलब है आपने किसी कंट्री में एक्सपोर्ट किया तो जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करेंगे वहां पर भी इस पे टैक्स लगेगा। तीसरा है ट्रांजिट टैरिफ। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 2 कंट्रीज हैं, कंट्री एफ और कंट्री एच। अब इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है। एफ को एच को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने, लेकिन ये गुड्स जो हैं एक कंट्री सी है, यहां से हो करके जाएंगे। तो एफ को एच को गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, बट ये जो रास्ता है यहाँ से जाने का वो कंट्री सी से होके गुजरता है। तो सी क्या करेगी, बीच में यहाँ पे अपने यहाँ से उसकी कंट्री से सामान होकर के जा रहा है, तो बीच में वो यहाँ पे टैक्स लगाती है। इसे हम ट्रांजिट टैरिफ के नाम से जानते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब प्रोडक्ट जा रहा है, बीच में किसी जिस कंट्री से होकर के गुजर रहा है, वहां पे जब वो कंट्री वहां पे टैक्स लगाएगी तो इसे हम ट्रांजिट टैरिफ कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स टैक्सेस के अलावा लगाए जाते हैं। ये गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस, पॉलिसी या प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। नॉन टैरिफ बैरियर्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कोटा, सब्सिडी। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं, प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, एम्बार्गोज, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले और करेंसी कंट्रोल। इन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कोटा। कोटा का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जो गुड्स हैं उसकी जो इंपोर्ट की जा रही हैं उसमें न्यूमेरिकल लिमिट लगा देना उसकी क्वांटिटी पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंट्री ए से आप प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप 6 महीने के अंदर, किसी स्पेसिफाइड पीरियड की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि 6 महीने के अंदर में आप 10 टन से ज़्यादा का इंपोर्ट राइस का नहीं करा सकते और इस पर हम 5% से टैक्स भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो गुड्स की क्वांटिटी है उस पर क्या किया जा रहा है, एक कोटा लगा दिया गया, एक लिमिट लगा दी गई कि इतना ही आप इंपोर्ट करा सकते हैं किसी स्पेसिफाइड पीरियड। जो लाइसेंस इशू किया जाता है उसमें कितनी क्वांटिटी तक का इंपोर्ट किया जा सकता है ये मेंशन रहता है। अगर कोई इंपोर्टर है वो अगर क्वांटिटी एक्सीड करता है तो उसको पेनाल्टी का पेमेंट करना होता है। दूसरा है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, या तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं या कुछ सपोर्ट हो सकता है बिजनेसेस और फर्म्स को, जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको। ये किस तरीके से सब्सिडीज हो सकती है, जैसे कैश ग्रांट देना, या फिर लोन्स पे इंटरेस्ट को कम करना, टैक्स में कमी करना, या फिर गवर्नमेंट जो फर्म्स हैं लोकल उसमें इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकती है, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करती है। तो इस तरीके से सब्सिडी द्वारा गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है जो लोकल फर्म्स हैं या डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको।
अदर बैरियर्स देख लेते हैं। सबसे पहला एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री से कुछ प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंप्लीटली बैन लगा देना। मान लीजिए कोई कंट्री ए है, कंट्री बी है। अब बी ने क्या किया कि बैन लगा दिया कि ए से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, यानी कंप्लीटली बैन कर देना इस कंट्री से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने पर। इसे मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। मान लीजिए ए कोई कंपनी है, अब ये क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है जिसमें कई सारे रिसोर्सेज लगेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कई सारे रिसोर्सेज लगने हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लिमिट लगा दी, एक रिक्वायरमेंट लगा दी कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उसमें से 40% जो रिसोर्सेज होंगे वो लोकल होंगे, यानी कि आपके डोमेस्टिक कंट्री के रिसोर्सेज होंगे, और 60% आप इंपोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट का आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक रिक्वायरमेंट लगा दी कि 40% आपके खुद के जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके लोकल लेबर या इनपुट्स होने चाहिए। बाकी 60% आप इंपोर्ट कराओ, बट 40% तो आपके प्रोडक्शन में आपके लोकल जो रिसोर्सेज हैं या कंपोनेंट्स हैं वही लगने चाहिए। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले का मतलब है रेगुलेटरी कंट्रोल या ब्यूरोक्रेटिक रूल्स को बना करके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑफिस में जाइए तो आपसे कहा जाएगा कि मिस्टर ए के पास से फाइल लेके मिस्टर बी के पास जाइए, बी के पास से सी के पास जाइए, सी के बाद डी के पास जाइए। डी कहेगा कि इंटरवल हो गया है, अब आप उसके बाद आइए, फिर आप आएंगे। डी कहेगा ए के पास जाइए, यहाँ पेपर कम है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ आप राउंड राउंड घूम रहे हो, जो फाइल है वो आपकी टहल रही है और जो आपका काम है वो डीले होता जा रहा है। इसी प्रकार इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पेपर वर्क को गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। या इसके अलावा कह सकती है, मान लीजिए शिप से आपका कोई गुड इंपोर्ट हुआ है, वो शिप से आ रहा है, वो पोर्ट ए पे आना था। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये पोर्ट ए पे नहीं आएगा, ये पोर्ट एफ पे आएगा। तो ये जो ट्रांजिट का टाइम है, जो ए पे आना था वो ए पे नहीं आएगा, वो एफ पे आएगा। एफ मान लीजिए दूसरी स्टेट में है जो काफ़ी दूरी पे है, तो यहाँ क्या होगा, जो इंपोर्ट होगा उसमें काफ़ी डिले होगी। नेक्स्ट है करेंसी कंट्रोल। किसी भी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस से गुड्स इंपोर्ट कराए हैं तो आपको डॉलर में ही पेमेंट करना होगा, इंडियन रुपी में आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको करेंसी को कन्वर्ट कराना होगा, तो गवर्नमेंट इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों जिस पे गवर्नमेंट क्या करे कि आपको कहे कि टेस्टिंग स्टैंडर्ड से होकर के उन प्रोडक्ट्स को गुजरना होगा, कि पहले जो ये फॉरेन गुड्स हैं उनकी टेस्टिंग होगी। अगर वो टेस्टिंग में पूरे हो जाते हैं, सही निकलते हैं टेस्टिंग के बाहर, तभी उनको डोमेस्टिक कंट्री में सेल के लिए ऑफर किया जाएगा। तो ये कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती क्यों है, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़े। पहला है प्रिवेंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर एमएनसीज मान लीजिए आ जाती हैं आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होंगी वो शट डाउन होने लगेंगी। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन जगहों पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो नई फर्म्स हैं जो बाहर से आ रही हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं लोकल, उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो इसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। दूसरा है प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज़। कोई फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है जो अभी स्टार्ट है, ग्रोथ के पीरियड में चल रही है और वो आगे और अच्छी हो सकती है, उनको अगर सीवियर कंपटीशन का सामना करना पड़ जाए तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो बंद हो सकती हैं, वो काफ़ी लॉस में चली जाएंगी। तो जो फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगाती है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का हम इंपोर्ट करने लगे तो हमारी कंट्री में कोई इंडस्ट्रीज़ लगाना ही नहीं चाहेगा। तो इन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कंपेरेटिव पोजीशन। ग्लोबल मार्केट में अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स के अपनी कंट्री के प्रोडक्ट की कंपेरेटिव पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एसेंशियल इंडस्ट्रीज़। जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं वो शट डाउन ना हो, वो लॉसेज में बहुत ज़्यादा ना जाएं, उन्हें बंद करने की नौबत ना आए। इन एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है।
नेक्स्ट है आपका डीलिंग विद अनफ्रेंडली कंट्रीज। अगर कोई कंट्री है जिससे अनफ्रेंडली रिलेशंस चल रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस एक कंट्री लगा सकती है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी कंट्री से अनफ्रेंडली रिलेशंस चल रहे हैं, ऐसे कोई कार्य वो कंट्री कर रही है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बुरा है या हमारे साथ गलत किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन जो इंटरनेशनल ट्रेड है इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रेड बैरियर्स के बारे में देखा। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।